हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम प्रेप। आज हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस इसमें एचपी जेबीटी कमीशन के एग्ज़ाम से भी उठाए हैं मैंने और इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एचपी पटवारी एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज़ रेफर्ड टू एज कि एक लैंड मास जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं। क्या वो कोस्ट है, क्या वो आइलैंड है, क्या वो पेनिनसुला है या इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। ठीक है, जैसे हमारे पास ये इंडियन पेनिनसुला आता है जिसमें 3 तरफ से जो है लैंड मास पानी से घिरा है। इस तरफ आपको अरेबियन सी देखने को मिलती है, दूसरी तरफ आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगी और नीचे आपके पास इंडियन ओशन आती है, इंडियन ओशन। और यहाँ पर आपका श्रीलंकन आइलैंड आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, सी पेनिनसुला। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंटेन रेंजेस ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो जब हम माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं, जैसे आप हिमालयन माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक सेकेंड, हिमालयन माउंटेन रेंजेस की जब बात की जाती है तब यहाँ पर जब आप नॉर्मली इंडिया का मैप देखते हैं तो वेस्टर्न हिमालयाज़ की जब बात होती है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि बहुत सारी रेंजेस आती हैं जिसमें हम ग्रेट हिमालयन रेंजेस पढ़ते हैं, शिवालिक की बात करते हैं और हमारे पास लेसर हिमालयाज़ की बात करते हैं। तो ये आता है हमारे पास वेस्टर्न हिमालयाज़ में। और क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारे पास ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जब हम ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, वो नैरो हो जाती हैं और इनकी हाइट जो है वो बहुत कम होती जाती है। और क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट में होती है इसीलिए इसका दूसरा नाम पूर्वांचल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, पूर्वांचल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है हमारे पास, उनको सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं। क्या वो 10 डिग्री चैनल है, 11th डिग्री चैनल है, अंडमान सी है या फिर बे ऑफ बंगाल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द हिमालयन माउंटेन रेंजेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हिमालयन माउंटेन रेंजेस किस तरह के माउंटेन रेंजेस हैं। तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर, क्या वो ब्लॉक माउंटेन है, क्या वो फोल्ड माउंटेन है, क्या वो वोल्केनिक माउंटेन है, क्या फिर क्या वो रेजिडुअल माउंटेन है। तो ब्लॉक माउंटेन्स तो हिमालयाज़ है नहीं, बट यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो है फोल्ड माउंटेन्स। क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि जब इंडिया जो कि साउथ एशिया का पार्ट नहीं था जब, तब क्या हुआ था वहाँ पर एक चाइनीज़ एशियन प्लेट बोलते हैं जिसको, यूरेशियन प्लेट, उसके साथ जब इंडियन प्लेट टकराई थी तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक फोल्ड्स क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से हिमालयाज़ जो है वो क्रिएट होते हैं। तो फोल्ड क्रिएट होने की वजह से हिमालयाज़ को क्या कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। और यहाँ पर क्या है, ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज रिसीव्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया।
तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है बारिश कहाँ पर देखने को मिलती है? क्या वो लेह ऑफ जम्मू कश्मीर है, या फिर वेस्टर्न कोस्ट है, या फिर इनर डेक्कन प्लेट्यू है, या फिर वेस्टर्न राजस्थान है? तो इस वाले क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेह लद्दाख जो है या फिर लेह जम्मू कश्मीर का जो है वो क्या है, हमारे पास एक स्नो क्लैड एरिया है, यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। दूसरी तरफ वेस्टर्न कोस्ट आप देख सकते हैं, वेस्टर्न कोस्ट में बारिश ज़्यादा होती है, सही बात है। इनर डेक्कन प्लेट्यू, अगर प्लेट्यूज़ की बात करें तो प्लेट्यूज़ में जो है बारिश तो होती है, बट मोस्टली ये क्या रहते हैं, सूखे ही रहते हैं। और वेस्टर्न राजस्थान, जहाँ पर राजस्थान का नाम आ गया, वहाँ पर बारिश की जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से क्या है, वेस्टर्न राजस्थान जो है वो आंसर्स की लाइन में से चला जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, वेस्टर्न कोस्ट या फिर पश्चिमी तट जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, विच अडेप्टेशन इज़ नॉट जनरली फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन डेंस फॉरेस्ट एंड डेंस सॉइल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है HPJBT कमीशन के एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो हमारे पास डेंस फॉरेस्ट में या फिर डेंस सॉइल में उगने वाले प्लांट्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो बतानी है आपने। वट अडेप्टेशन इज़ नॉट जनरली फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन डेंस फॉरेस्ट एंड डेंस सॉइल। तो ऑप्शंस हैं, ब्रॉड लार्जर लीव्स फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए चौड़ी पत्तियां होना, डीप रूट सिस्टम टू एक्सेस ग्राउंड वाटर, थिक बार्क टू प्रिवेंट वाटर लॉस, या फिर द प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो उनकी अडेप्टेशंस में नहीं आएगी, ये आपके ऑप्शन। तो इसका आंसर है ए, जिसमें हमारे पास क्या है, ब्रॉड लार्जर लीव्स फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। हमारे पास जो भी डेंस फॉरेस्ट आते हैं या फिर डेंस सॉइल आती है, वहाँ पर उगने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें ब्रॉड या लार्ज लीव्स नहीं होते हैं, नॉर्मल टाइप के लीव्स होते हैं। तो यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट या फिर डेंस सॉइल वाले जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या ब्रॉड लार्जर लीव्स देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, डीप रूट सिस्टम टू एक्सेस ग्राउंड वाटर होता है या नहीं होता है, या फिर थिक बार्क टू प्रिवेंट वाटर लॉस होता है, या फिर हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन है। तो ब्रॉड लार्जर लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली प्लांट्स में, जो कि थिक फॉरेस्ट एरियाज़ में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी होगी, उसकी वजह से वो क्या है, ज़्यादा ट्रांसपीरेट करते हैं। दूसरा आ गया डीप रूट सिस्टम, जहाँ पर डीप रूट सिस्टम टू एक्सेस ग्राउंड वाटर, ये जो है ये भी ठीक है, ये भी होता है उनमें, क्योंकि डीप रूट सिस्टम जो है वाटर की अवेलेबिलिटी को चेक करता रहता है, और क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, इस वजह से डीप रूट सिस्टम जो है उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े पौधे होते हैं तो उनकी रूट सिस्टम भी जो है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है। तीसरा है थिक बार्क टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो वाटर लॉस ईज़िली होता है जो डेंस फॉरेस्टेड एरियाज़ में प्लांट्स होते हैं उनमें, क्योंकि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन कम करने की ज़रूरत पड़ती है उन प्लांट्स को जो कि ज़ीरो फिटिक कंडीशंस में रहते हैं। ज़ीरो फिटिक कंडीशंस यानी ऐसी कंडीशंस जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, जैसे रेगिस्तान हो गया, ठीक है, हमारे पास डेजर्ट आते हैं, वहाँ पर पानी की कमी होती है, इसी वजह से वहाँ पर जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून प्रिडिक्टेबिलिटी फॉर इंडिया। मानसून प्रिडिक्टेबिलिटी इंडिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है, ये क्वेश्चन भी HPRCA के JBT कमीशन का क्वेश्चन है, और इसका जो इसके जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं, एग्रीकल्चर डिपेंड्स मेनली अपॉन द मानसून रेनफॉल, मानसून कंट्रोल्स टेम्परेचर ओनली, मानसून रेन plays an important role in snowfall, monsoon affects only temperature। तो
क्या एग्रीकल्चर जो है वो मानसून की बारिश पर डिपेंड करता है इंडिया में, या फिर मानसून जो है इंडिया के सिर्फ टेम्परेचर ही कंट्रोल करता है, या फिर जो मानसून है वो स्नोफॉल को कंट्रोल करता है, या फिर मेन रोल प्ले करता है इन स्नोफॉल, या फिर डी ऑप्शन है जिसमें मानसून जो है वो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर डिपेंड्स मेनली अपॉन द रेनफॉल। क्योंकि हमारे पास जब बरसात का टाइम आता है तब हम धान जो है धान लगाते हैं। तो धान जो है वो बरसात के मौसम में ही उगती है, और बरसात का मौसम जो है वो अ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो न्यू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, नई तरह की हमारे पास ज़मीनें बनती हैं, तो वो किस तरह की प्लेट बाउंड्रीज से होता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप की बाउंड्री या फिर प्लेट मूवमेंट्स जो वो होती हैं। तो पैसिव मार्जिन जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट पर। यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जेंट आती है, ट्रांसफॉर्म आती है और डाइवर्जेंट आती है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, जब दो प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे हिमालयाज़ हैं, वो क्या हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री की एक टाइप है। दूसरी आती है हमारे पास ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में दो प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, जैसे एक इस तरफ या एक दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे मूव करती हैं। बट इसमें क्या है, आपको कोई भी लैंड मास या फिर कोई भी टाइप का नया लैंड फॉर्म जो है वो देखने को नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ ये दोनों एक तरह से क्या है, एक दूसरे के साथ घिसती हैं। ठीक है, एक दूसरी तरफ चली जाएगी और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में। लास्ट में आता है हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ में क्या होगा, जो दो प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे से दूर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लावा जो है वो अर्थ की क्रस्ट के कोर के अंदर से या फिर क्रस्ट के अंदर जो लावा है वो बाहर की तरफ आने लगता है, और नई लैंड फॉर्म्स को बनाना शुरू कर देता है, नई ज़मीन को बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री से क्या है, आपको नए लैंड फॉर्म्स बनते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर नया स्थल मंडल जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमिना इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद हॉट वेदर सीजन। तो हॉट वेदर सीजन के साथ हमारे पास यहाँ पर कौन सा वेदर फिनोमिना रिलेटेड है, क्या वो लू विंड्स हैं, क्या वो ट्रेड विंड्स हैं, क्या वो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं, या फिर क्या वो वेस्टर्लीज हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है लू विंड्स। और लू विंड्स जो हैं वो कहाँ पर चलती हैं, मेनली नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया, अगर नॉर्दर्न इंडिया में भी बात करें स्पेसिफिक, तो राजस्थान जयपुर वाला रीजन जो आता है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं लू विंड्स। हैं क्या, ये लोकल विंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो यहाँ पर क्या है, आपसे टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप बताएंगे। 3124, 15,200 किलोमीटर, 7,156 किलोमीटर, या फिर 2,933 किलोमीटर्स। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी है क्योंकि रिसेंटली डेटा चेंज हुआ है। तो अगर हम विदाउट आइलैंड्स की बात करें, तो विदाउट आइलैंड्स जो है यहाँ पर डेटा जो नया आया है उसमें 7,870.51 किलोमीटर आंसर होगा। और अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो 11,098.81 किलोमीटर जो है वो लेंथ रहने वाली है इंडियन कोस्ट लाइन की। और सबसे लार्जेस्ट स्टेट जो कि जिसके पास लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है वो कौन सी है, वो है गुजरात।
और स्मॉलेस्ट स्टेट टू हैव अ कोस्ट लाइन इज़ गोवा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओपनिंग ऑफ विच कैनाल इन 1869 रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 7,000 किलोमीटर। तो कैनाल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी रिसेंटली आप देखेंगे यूएस ईरान वॉर चली हुई है, तो उसके ऊपर भी आपसे हॉर्मूज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मेडिटेरेनियन सी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ही ये क्वेश्चन भी पूछा गया था HPRCA के JBT कमीशन एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या वो पनामा कैनाल है, क्या वो सुएज़ नहर है, क्या वो कील कैनाल है, या फिर कॉर्निथ कैनाल है? तो जब भी ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर बेसिक्स में पहले कैनाल्स पढ़नी चाहिए। कैनाल्स आती हैं, स्ट्रेट्स आती हैं, और हमारे पास आते हैं और इंस्थुमस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक्स में पढ़नी पड़ती हैं। बाकी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सुएज़ कैनाल होने वाला है, जो कि ऑप्शन बी है। और कब बनाई गई थी ये भी पूछा जा सकता है, 1869 में बनाई गई थी। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइज बिटवीन द लेसर हिमालयाज़ एंड द शिवालिक्स। तो शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज़ के बीच में जो वैली आती है, लॉन्गिट्यूडनल वैली आती है, उसको क्या? तो यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो कि लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स के बीच में आती हैं। तो इसके लिए आपको तीनों माउंटेन रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास आती हैं ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, जो कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सीधे पहाड़ हैं और कहीं से भी कोई भी रिवर इसको काटती नहीं है, और बीच में एक आधा बीच में कट हो सकता है, जैसे सतलुज रिवर काटती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लेसर हिमालयाज़, जिसमें हमारे पास धौलाधार रेंजेस आती हैं, पीर पंजाल रेंजेस आती हैं, एट्सेट्रा। और लास्ट में आती है हमारे पास शिवालिक रेंजेस, जो कि क्या हैं, जिन्हें मैनाक पर्वत भी कहते हैं। तो जो शिवालिक रेंजेस हैं और हमारे पास जो धौलाधार रेंजेस हैं, इसके बीच में जो एरिया आता है, इसके बारे में पूछा गया है, जो यहाँ पर लाई करता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर दून्स आती हैं मेनली, दून्स या फिर डून्स बोल देते हैं। तो ये डून्स होती क्या हैं, जैसे आपने देहरादून सुना होगा, पतली दून सुना होगा। पतली दून जो है वो ईस्टर्न पार्ट में है, बट है वो भी क्या है, एक तरह से दून ही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दून। दून जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, जो कि लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स? हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स कौन सी है हमारे पास? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है वो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक जो है वो आती है। नहीं सॉरी, डोडा बेटा नहीं, इसका राइट आंसर जो है वो अनाईमुडी होगा। अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, राइट। और ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द context ऑफ द वेस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स व्हाट डिस्क्राइब्स द टेराई रीजन। टेराई रीजन को जो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है? ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है JBT कमीशन के एग्ज़ाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो HPRCA भी शायद रिपीट करे, क्योंकि HPSSC जब था तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है रिपीट करता था। तो अ नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स पैरेलल टू शिवालिक्स, ओल्डर एलुवियम लाइंग अबव द फ्लड प्लेन्स, न्यू यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स, या फिर अ वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन साउथ ऑफ द भापर बेल्ट। तो यहाँ पर क्या है, शिवालिक के समानांतर हमारे पास क्या आती हैं, पत्थरों की पतली पट्टी को बोल सकते हैं, या फिर बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या फिर
बाढ़ के मैदानों के नए और युवा निक्षेप को बोल देते हैं, या फिर बाबर पट्टी दक्षिण में एक नम दलदली और कीचड़दार क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए, अ नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स पैरेलल टू द शिवालिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरिन आइलैंड इन द वर्ल्ड। रिवरिन आइलैंड क्या होते हैं? जो नदियों के बीच में जो भी हमारे पास आइलैंड प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं रिवरिन आइलैंड। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड जो है उसका नाम है माजुली आइलैंड। और माजुली आइलैंड कौन सी रिवर पे बना है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। और आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए, माजुली आइलैंड जो है वो कौन सी स्टेट में है? माजुली आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरिन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? ये वाला तो हो गया। वट आर द क्रिसेंट शेप्ड एंड क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट कॉल्ड? तो जो हमारे पास सैंड ड्यून्स जो इंडियन डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में क्रिसेंट शेप्ड अर्धचंद्राकार सैंड ड्यून्स आते हैं। जैसे आप ये देखते हैं ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं रेत की बहुत बड़ी बड़ी, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बरखान या बरखान्स कहते हैं। तो ये वाला जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइज स्पेसिफिकली बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर? तो हमारे पास कौन सा रीजन है जो हिमालयाज का जो कि सतलुज और काली रिवर के बीच में आता है? तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज जो है वो सतलुज और काली रिवर के बीच में आता है। तो जो काली रिवर, तो सतलुज आपको पता ही है किन्नौर से एंटर करती है, और जो काली रिवर है वो हमारे पास उत्तराखंड वाले रीजन में फ़्लो करती है। तो कुमाऊं हिमालयाज जो है वो इसी के बीच वाला रीजन है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारे पास सतलुज और काली रिवर के बीच का जो हिमालयन एरिया है उसको क्या कहते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स? इंडिया का जो एक ही हमारे पास एक्टिव वोल्केनिक एरिया है जहाँ पर अभी भी वोल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं, वो कौन से आइलैंड में प्रेजेंट है? तो इसका आंसर है बैरन आइलैंड, जो कि आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ पर, उनमें देखने को मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार। बहुत सारे आइलैंड्स हैं और इनमें से ही एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड क्या है? एक वोल्केनिक आइलैंड है जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स? तो कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? क्या वो इक्वेटर है, क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या फिर क्या वो आर्कटिक सर्कल है? तो इक्वेटर आपको पता है 0 डिग्री आता है और ये इंडिया से होकर नहीं गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये इंडिया से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। और आर्कटिक सर्कल की बात करते हैं तो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में आता है। तो नॉर्थ, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही ऐसी लाइन है जो इंडिया से गुजरती है, इसीलिए इसका आंसर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। और एक ऐसा भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें
एक कॉन्टिनेंट का नाम पूछा जाता है जो जिससे तीनों लाइंस जो हैं वो गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होने वाला है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो ऐसी कौन सी वाटर बॉडी है जो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है? गल्फ ऑफ खंबात, 10 डिग्री चैनल, पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ कच्छ। तो अभी अगर एलिमिनेशन करके देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल तो आपने पढ़ लिया कि वो अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ अगर आपने पढ़ा होगा तो ये गुजरात में है, जो शेर का मुंह आता है। गल्फ ऑफ खंबात जो आती है वो है, गल्फ ऑफ खंबात जो है वो भी हमारे पास गुजरात में ही आती है। जैसे आपने देखा होगा गुजरात का जो मैप है, जो ये मुंह आता है और एक ही आती है इसकी नेक पोर्शन। तो ये वाला रीजन जो है मुंह वाला, ये आता है हमारे पास गल्फ ऑफ कच्छ, और जो गल्फ ऑफ खंबात है वो है नेक वाला रीजन। और यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन बचता है पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से या फिर श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है। तो यहाँ पर आपने पेनिनसुलर इंडिया देखा होगा ऐसे करके, और नीचे जो है श्रीलंका है, और इसके बीच में क्या है, हमारे पास एक वाटर बॉडी है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पर क्या है, अभी ये जब पीछे हमने रिवाइज किया कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स कम्स टूवर्ड ईच अदर। डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनेगी, या कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका हमने पहले भी पढ़ा पीछे अभी यही इसी वीडियो में कि ये कौन सी बाउंड्री बनाती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, इसमें क्या होगा, दो प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट भी बोलते हैं। जैसे हमने देखा ही था कि क्या हुआ था, हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हो गई थी, तो वो कौन सी प्लेट्स या फिर कौन सी बाउंड्री मूवमेंट की वजह से हुई थी, कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से। और जो डाइवर्जेंट है उसमें क्या होगा, हमारे पास जो भी दो प्लेट्स होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या है, नया लैंड फॉर्म बनता है। जो भी हमारे पास मैग्मा होता है ज़मीन के अंदर से वो बाहर की तरफ निकलेगा और नया लैंड मास क्रिएट कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि HPRCA जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर बहुत सारे जो हैं असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड हो इस टाइप के क्वेश्चंस में। ताकि तो इसीलिए आपको जो है वो पहले से तैयार रहना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो इन क्वेश्चंस में होगा क्या, आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा उनको पढ़ने में और टाइम जो है वो वेस्ट होगा। इससे अच्छा जो है आप पहले से तैयारी रखो और इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए पहले से ही तैयार रहो। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन जो है वो आपने बताना है स्टेटमेंट पढ़ के। तो क्या है, द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, द पेनिनसुला पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था? दूसरी स्टेटमेंट बोलता है, द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एज वन ऑफ इस सिंगल लैंड मास। तो क्या गोंडवाना लैंड में ये सारी कंट्रीज़ आती थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो इसमें अगर आपने जोग्राफ़ी के बेसिक्स या फिर पढ़े होंगे, जिसमें हम पेंजिया के बारे में पढ़ते हैं, तो वहीं पर जो है एक कॉन्सेप्ट आता है गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया का। ठीक है, तो उसी में से एक
लाइन उठाई है, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है सारे ही। तो यहाँ पर क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया द पेनिनसुला पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये थोड़ी गलत हो जाएगी, क्योंकि गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तो सही है, यहाँ तक ठीक है, बट नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप वर नेवर अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओनली वन जो है वो आंसर सही होने वाला है, ओनली वन, स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है ये किसका पार्ट थे, ये दूसरे सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे जिसका नाम था लॉरेशिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड होने वाला है, जिसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, पहली स्टेटमेंट बोलती है द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इज़ कम्पोज्ड ऑफ लाइमस्टोन। तो जो हमारे पास क्या है, जो हिमालयाज बने हैं वो लाइमस्टोन से बने हैं, चूने के पत्थर से बने हैं। या फिर दूसरी स्टेटमेंट है द नॉर्दर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। या फिर जो हमारे पास उत्तरी नॉर्थ इंडिया के जितने भी मैदानी एरिया है वहाँ पर क्या है, एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, जलोढ़ मिट्टी प्रेजेंट है, जो नदियाँ बहा के लाती हैं अपने साथ। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से ओनली स्टेटमेंट टू करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास नॉर्थ ग्रेट हिमालयाज आते हैं या फिर हिमालयन रीजन आता है वो प्रेफरेबली लाइमस्टोन नहीं है, लाइमस्टोन इज़ द सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से नहीं बना है हमारे पास जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज बने हुए हैं ग्रेनाइट के, और ग्रेनाइट जो है वो एक इग्नियस रॉक है, मतलब लावा जो है वो ठंडा होता है उससे बनता है ग्रेनाइट। तो यही जो है हमारे पास आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीज़न का बोलता है कि असर्शन में लिखा हुआ है टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ठीक है, तो क्या क्या ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है कि 82.5 डिग्री जो हमारे पास लाइन पास होती है स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसको हम क्या है स्टैंडर्ड टाइम के लिए यूज़ करते हैं पूरी कंट्री के लिए। और रीज़न है देयर इज़ ए स्मॉल टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। तो क्या ये भी सही है? तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, क्योंकि हमारे पास असर्शन क्या बोलता है कि 82.5 डिग्री की जो हमारे पास मेरिडियन आती है वही हम यूज़ करते हैं एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुज़रती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट है कि टाइम लैग जो है वो देखने को मिलता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग देखने को मिलता है। इसी 2 आवर्स के टाइम लैग की वजह से हम 82.5 डिग्री को एज स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज़ करते हैं टाइम। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन में यहाँ पर बोलता है कि द नॉर्दर्न प्लेन इज़ एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो आता है वो बहुत ही एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है, ये हम सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो क्या करती हैं, एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती हैं। जैसे हमारे पास गंगा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, कोसी हो गई, गंडक रिवर हो गई, ये सारी रिवर्स क्या करती हैं, अपने एलुवियल को या फिर जितना भी इनका मटेरियल होता है, सिल्ट होता है, उसको डिपॉजिट कर देते हैं प्लेन एरियाज़ में, और वहाँ की जो सॉइल की नरिशमेंट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट रीज़न में क्या बोलता है कि इट फीचर्स अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। तो क्या यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पर रिच सॉइल कवर है कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, तो ये स्टेटमेंट भी जो है सही होने वाली है। रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, पर क्या रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? तो जी हाँ, यही इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए, कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
क्योंकि यही रिवर्स जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और यही रिवर्स जो है वो फिर हमारे पास सॉइल भी प्रोवाइड करवा देती हैं इन नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि ये अपनी जितनी भी सिल्ट जो है उसको बहा करके ले आती हैं इन द प्लेन एरियाज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। तो यहाँ पर 24 क्वेश्चंस हो गए आपके, 25 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन गलत मार्क किया था। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू वेरी मच।